गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माई ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और हम लोग बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज के रूप में रिगार्ड्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन एज वेल एज द एमएनएस। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज आइए वीडियो सेगमेंट्स की इस कड़ी में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के साथ साथ डेवलपमेंटल बायोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है कुछ खास इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन जो है बच्चों वो ये है, स्पर्म लाइसिन द एंजाइमेटिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय द स्पर्म इन मैमल इज नोन एज। एक स्पर्म लाइसिन जो एक प्रकार का एंजाइमेटिक सब्सटेंसेस होता है वो मैमल के स्पर्म से प्रोड्यूस होता है, उसको किस नाम से जानते हैं? पहला है साइनोगैमॉन, दूसरा है हाइल्यूरोनिक एसिड, तीसरा है एंड्रोगैमॉन और चौथा है हाइल्यूरोनाइडेज। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों, आप लोग गेस करिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइल्यूरोनाइडेज। हाइल्यूरोनाइडेज इज अ टाइप ऑफ द स्पर्म लाइसिन। इट इज अ टाइप ऑफ द लाइटिक एंजाइम विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्पर्म। जो स्पर्म का एक्रोसोम होता है, स्पर्म का जो हेड पार्ट होता है, हेड के ऊपर जो एक्रोसोम होता है जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का बना हुआ होता है, उसमें एक लाइटिक एंजाइम पाया जाता है, एक प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है? स्पर्मलाइसिन, विच इज आल्सो नोन एज द हाइल्यूरोनाइडेज। और ये करता क्या बच्चों, इसका क्या मेन फंक्शन है, क्या मेन रोल है? ये जो स्पर्मलाइसिन होता है ये जोना पेलुसिडा अर्थात जो ओवम होती है, ओवम के ऊपर की जो दीवार होती है जिसको हम जोना पेलुसिडा कहते हैं, जोना पेलुसिडा को डिसॉल्व करने का काम करता है, जिसकी वजह से स्पर्म आसानी से ओवम के अंदर घुस जाता है और जिसमें दोनों के प्रोन्यूक्लिया आपस में फ्यूज़न कर लेते हैं और फिर अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है और जाइगोट बन जाता है। तो यही प्रक्रिया कराता है स्पर्म लाइसिन, एक प्रकार का एंजाइम जैसा रोल करता है, एक प्रकार का एंजाइमेटिक सब्सटेंसेस होता है जो जोना पेलुसिडा को क्या करता है? डिसॉल्व करने का काम करता है। ठीक, और इसका दूसरा नाम क्या होता है? हाइल्यूरोनाइडेज। इट इज सो मच इंपॉर्टेंट, है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि ये होता है स्पर्म, स्पर्म का ये हेड पार्ट होता है, ये इसका मिडिल पीस होता है और ये टेल पार्ट होता है। तो इसके ऊपर का जो भाग होता है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एक्रोसोम कहते हैं और एक्रोसोम में ही लाइटिक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? स्पर्म लाइसिन, जो कि यहाँ लिखा गया है। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है? हाइल्यूरोनाइडेज। और ये क्या करता है? ये एक प्रकार का लाइटिक एंजाइम, एक प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो सीधे जाकर क्या होता है? जोना पेलुसिडा के दीवार को क्या करता है? गला देता है, डाइजेस्ट कर देता है। इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एग डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज। ऐसी एग जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होती है उसको हम क्या कहते हैं? पहला है पार्थिनोजेनेसिस, दूसरा है मेटाजेनेसिस, तीसरा है गैमेटोजेनेसिस और चौथा है oogenesis। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? एग डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पार्थिनोजेनेसिस। अर्थात जिसमें एग का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। और पार्थिनोजेनेसिस की प्रक्रिया बच्चों वो किस में देखने को मिलता है? जो हाइमेनोप्टेरस इंसेक्ट्स होते हैं उनमें ये पार्थिनोजेनेसिस की प्रक्रिया बखूबी देखने को मिलती है, जिसमें अगर फॉर एग्जांपल हम देखें आंट्स हो गए, वेस्प हो गए, हनी बीज हो गए, इन सब में जो डेवलपमेंट होता है मेल का, उसमें कैसे होता है? अर्थात फर्टिलाइजेशन एक डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, अर्थात एक का डेवलपमेंट होता है लेकिन यहाँ निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। जैसा कि इस फिगर में आप देखिए, ये जो फिगर दिखाया गया है बच्चों ये हनी बी का है, मधुमक्खी का है। मधुमक्खी में आप देखेंगे तो इसमें क्या होती है? जो क्वीन होती है बच्चों, जिसको हम रानी मक्खी कहते हैं, ये क्या होती है? ये डिप्लॉइडिक फेज में होती है, विच कंटेन्स द डिप्लॉइड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम सच एज द 32। इसमें 32 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, डिप्लॉइडिक फेज में होते हैं। वहीं अगर हम मेल की बात करें जिसको हम ड्रोन कहते हैं, ये क्या होता है? हैप्लॉइडिक फेज में पाया जाता है, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 16 होती है ना। तो इसमें क्या होता है? जो फीमेल होती है बच्चों, ये मियोसिस करने के बाद ये क्या होते हैं? इसमें दो प्रकार के डॉटर एग्स बन जाते हैं, डॉटर सेल्स बनते हैं, विच कंटेन्स द हैप्लॉइड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम सच एज द 16। और यहीं अगर हम ड्रोन की बात करें तो ड्रोन माइटोसिस के बाद इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो कितनी होती है? 16 होती है, क्योंकि ये हैप्लॉइडिक फेज में होता है। अब यहाँ आप देखेंगे
कि जो क्वीन होती है, क्वीन का हैप्लॉइड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम सच एज 16 और ड्रोन का हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16, ये दोनों आपस में फ्यूजन कर लेते हैं और क्या होती है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद आप देखेंगे कि यहाँ डिप्लॉइड फीमेल का फॉर्मेशन होता है। क्या बनती है, डिप्लॉइड फीमेल बनती है। लेकिन बच्चों आप ये याद करिए, ये रिमार्केबल चीज़ है, आप रिमार्क कर लेंगे, ये जो डिप्लॉइड फीमेल बन रही है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 32 होगी, लेकिन ये क्या होती है बच्चों, ये अनडिफरेंशिएटेड है। अभी इसमें ये क्लियर नहीं है कि कौन फर्टाइल फीमेल होगी और कौन स्टेराइल फीमेल होगी, क्योंकि यहाँ जो फीमेल बनती है, डिप्लॉइड फीमेल बनती है, यहाँ दो प्रकार की फीमेल आपको देखने को मिलेंगी, एक क्वीन होगी और दूसरी वर्कर होगी। अब जिसमें से आप देखेंगे कि क्वीन फर्टाइल होती है जबकि वर्कर क्या होती है, स्टेराइल होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ दो टर्म एंड कंडीशन लागू होते हैं। अगर रानी मक्खी को अर्थात ऐसे डिप्लॉइड फीमेल को जो अनडिफरेंशिएटेड फीमेल है, अभी इसमें क्लियर नहीं है कि कौन क्वीन बनेगी और कौन वर्कर बनेगी, तो इसमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए दो टर्म एंड कंडीशन लागू होते हैं। जिस डिप्लॉइड फीमेल को रॉयल जेली खिलाया जाएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो एक फर्टाइल फीमेल बन जाएगी जिसको हम कहेंगे क्वीन, रानी मक्खी। और दूसरे जिस डिप्लॉइड फीमेल को, जो अनडिफरेंशिएटेड फीमेल है, जिसको हनी खिलाया जाएगा, केवल और केवल शहद खिलाया जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में, वर्कर में, अर्थात वो स्टेराइल फीमेल बन जाएगी। तो यहाँ जो डिप्लॉइड फीमेल है, यहाँ दो टर्म कंडीशन है। तो इसमें एक में क्वीन बनती है जिसको हम रॉयल जेली खिलाते हैं, दूसरे में वर्कर बनती है जिसको हम हनी खिलाते हैं, है ना। दूसरी तरफ आप देखिए, अब ये जो रिमेनिंग हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 है, ये सीधे पार्थिनोजेनेसिस करके, अर्थात फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ नहीं होगी, केवल और केवल पार्थिनोजेनेसिस होता है और एक हैप्लॉइड मेल हमको मिल जाता है जिसको हम ड्रोन कहते हैं। तो ड्रोन में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम केवल 16 होते हैं। क्यों, क्योंकि ड्रोन इज डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, अर्थात इसमें ड्रोन का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। और इस प्रकार का जो कंडीशन है बच्चों, वो हाइमेनोप्टेरस इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है, सच एज द आंट, वेस्प एज वेल एज द हनी बी, है ना। इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। तो यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, एग डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज, अर्थात एग का डेवलपमेंट बिना निषेचन के जो होता है उसको हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के विषय में। आफ्टर ए स्पर्म हैज पेनेट्रेट एन ओवम इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, एंट्री ऑफ द फर्दर स्पर्म इज प्रिवेंटेड बाई। कह रहा है एक बार स्पर्म जब ओवम के अंदर पेनेट्रेट कर लेता है, ओवम के अंदर घुस जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर कह रहा है एंट्री ऑफ फर्दर स्पर्म इज प्रिवेंटेड बाई, और जब एक बार फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया प्रोसीड हो जाती है, एक बार फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जब कंप्लीट हो जाती है, तो फिर अगला स्पर्म उसके अंदर एंट्री नहीं कर पाता है। ये क्यों हो पाता है, कौन प्रिवेंट करता है, कौन रोकता है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए कि एक बार स्पर्म जब ओवम के अंदर पेनेट्रेट कर जाता है तो इस प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाने के बाद दोबारा कोई स्पर्म फिर से एंट्री नहीं कर पाता, इसको कौन प्रिवेंट करता है, कौन रोकता है। ऑप्शन है पहला कंडेंसेशन ऑफ योग, अर्थात योग कंडेंस हो जाने की वजह से नहीं हो पाता है। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ विटलाइन मेम्ब्रेन, क्या विटलाइन मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन और चौथा है डेवलपमेंट ऑफ द पिगमेंट कोट। तो आप अपने मन से समझिए और बताइए कि जब एक बार स्पर्म ओवा से कांटेक्ट कर जाता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, तो दोबारा फिर से फर्टिलाइजेशन नहीं होता, दोबारा फिर कोई स्पर्म ओवा के अंदर एंट्री नहीं ले पाता। क्यों, कारण क्या है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फॉर्मेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाता है। जब एक बार स्पर्म ओवा के अंदर चला जाता है तो जोना पेल्यूसिडा बच्चों अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज करता है, वहाँ का इन्वायरमेंट बदल जाता है, वो हार्डेंस हो जाती है, बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाती है, अर्थात वहाँ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाता है। और ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन पॉलीस्पर्मिया को क्या करता है, रोकता है, चेक करता है, अर्थात पॉलीस्पर्मिया का कंडीशन नहीं हो पाता है। एक बार फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाने के बाद दोबारा कोई भी स्पर्म ओवम के अंदर एंट्री नहीं ले पाता। क्यों, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाता है। ठीक, जैसा कि इस फिगर में आप देखिए, ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पूरे मैकेनिज्म को समझिए। यहाँ आप देखिए, यहाँ दिखाया गया है, एक मिनट, ये देखिए, अगर यहाँ हम बात करें तो ये देखिए, ये जो ऊपर पीली दीवार आपको दिख रही है, इसको हम जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। क्या कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। और ये एक प्रकार का जेली कोट है ना, जोना पेल्यूसिडा है।
और आप देख रहे हैं कि ये जो है ये स्पर्म है। स्पर्म आप देख रहे हैं इस रीजन में क्या है, बेसल बॉडी जिसको हम सेंट्रियोल कहते हैं, ये सेंट्रियोल पे आ जा रहा है। सेंट्रियोल कहाँ पाया जाता है, उसका जो नेक रीजन होता है हेड से लगा हुआ, वहाँ सेंट्रियोल आपको देखने को मिल रहा है। आगे आप देखिए ये इसका एक्रोसोम पार्ट है। इसी एक्रोसोम में लाइटिक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म लाइसिन या हाइल्यूरोनाइडेज कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइल्यूरोनाइडेज कहते हैं, है ना। ये आपको एक्रोसोम दिखाई दे रहा है ना। एक एक चीज़ को आप देखते जाइए। ये क्या है, एक्रोसोम है इसका। ये आपको क्या दिख रहा है, सेंट्रियोल दिख रहा है। ये इसका हेड पार्ट है और ये पूरा इसका न्यूक्लियस है। यहाँ आपको जो देखने को मिल रहा है ये स्पर्म लाइसिन है ना। तो इसमें और यहाँ आप देखेंगे बच्चों, ये थोड़ा सा बड़ा करके देखिए, ये देखिए, ये जो है ये रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, अर्थात जो ना ओवम का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक रिसेप्टर्स लगे होते हैं, प्रोटीन के रिसेप्टर्स होते हैं जो स्पर्म को रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। उनको रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर उनको रिसीव करते हैं। क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, है ना। तो इनमें जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं ये बाइंडिंग करने के लिए होते हैं। स्पर्म बाइंड करता है इन रिसेप्टर के साथ, जिसकी वजह से आसानी से स्पर्म क्या होता है, अंदर की ओर घुस जाता है। स्पर्म में भी रिसेप्टर्स लगे होते हैं, जैसा कि आप देखिए। तो पहला जो दिखाया गया है इसमें ये देखिए कि स्पर्म क्या है, ओवम की ओर अट्रैक्ट होता नजर आ रहा है। ओवम और स्पर्म दोनों जब आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं। जब दोनों आपस में मिलते हैं, दोनों गैमीट आपस में मिलते हैं, स्पर्म एंड ओवा, तो उसको हम सिनगैमी कहते हैं। तो इधर देखिए ये अट्रैक्ट हो रहा है। क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि इसके लिए रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, अट्रैक्ट करने का काम कर रहे हैं। दूसरे में आप देखिएगा, यहाँ देखिए स्पर्म लाइसिन यहाँ क्या हो गया, यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है और ये जोना पेलुसिडा की दीवार को क्या कर रहा है, गला रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है। ये डाइजेस्ट हो जाता है ना। और यहाँ देखिए आपको साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या पाया जा रहा है, हाइल्यूनेट। देखिए एक प्रकार का हाइड्रोलिटिक एंजाइम है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म लाइसिन कहते हैं। और ये स्पर्म लाइसिन जोना पेलुसिडा के दीवार को क्या कर दिया है, डाइजेस्ट कर दिया है। फिर अगले स्टेप में आप देखेंगे कि ये क्या हो रहा है कि ये जो इसका ये देखिए एक्टिन फिलामेंट है, इस फिलामेंट से लगे हुए रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। देखिए स्पर्म पर भी रिसेप्टर्स है। ये स्पर्म के रिसेप्टर्स जो हैं वो एग के रिसेप्टर से आकर बाइंड हो जाते हैं। देखिए ये दिखाया गया है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, बाइंड हो जा रहे हैं। और बाइंड होने के बाद अगले स्टेप में आप देखेंगे यही इसी को हम कहते हैं एक्रोसोमल प्रोसेस, है ना। ये एक्रोसोमल प्रोसेस है, अर्थात एक्रोसोम क्या हो रहा है, आके बाइंड हो रहा है। एक्रोसोम क्या कर रहा है, डिजॉल्व कर रहा है और जो रिसेप्टर्स हैं वो आके बाइंड हो रहे हैं। अगले में आप देखेंगे कि ये देखिए अब यहाँ स्पर्म का जो हेड पार्ट है वो सीधे एंट्री करेगा और ये आके क्या कर रहा है, सबसे पहले स्पर्म का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ओवम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करता है। और फ्यूज करने के बाद सीधे बच्चों क्या करता है, ये पेरीवेटलाइन स्पेस से होते हुए वो सीधे ओवम के अंदर एंट्री कर लेता है ना। और जब ये एंट्री कर लेता है तो दोनों के प्रोन्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़न कर लेते हैं। और फ्यूज़न कर लेते हैं तब क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है बच्चों, वहाँ देखिए आप, ये वाला इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए इसका जो न्यूक्लियस है अंदर की ओर घुस गया है और जैसे ये अंदर की ओर घुस जाता है वैसे तुरंत ही ये फर्टिलाइजेशन इन्वेलप बन जाता है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाता है। और जब ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाता है तो ये बहुत हार्ड हो जाता है, कठोर बन जाता है। फिर ये दूसरे स्पर्म को आने से रोक देता है, अर्थात पॉलीस्पर्मिया की कंडीशन को रोकता है। तो कौन रोकता है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, जिसको हम फर्टिलाइजेशन इन्वेलप भी कहते हैं, है ना। ये हार्ड बन जाती है। कौन हार्ड बन जाती है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अर्थात ये एक हार्ड बन जाती है, एक कवरिंग बना लेती है और उस कवरिंग का नाम बन जाता है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वही क्वेश्चन यहाँ किया गया है, आफ्टर स्पर्म हैज़ पेनेट्रेट एन ओवम इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंट्री ऑफ द फर्दर स्पर्म इज प्रिवेंटेड बाय। एक बार स्पर्म जब ओवा के अंदर एंट्री कर जाता है, पेनेट्रेट कर जाता है, इस प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाने के बाद दोबारा कोई स्पर्म एंट्री नहीं ले पाता, प्रिवेंट कर दिया जाता है। क्यों, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फॉर्मेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाता है। इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा चीज़ है, आप बाद में समझ लीजिएगा, ठीक। इसमें भी यही चीज़ समझाया गया बच्चों, ये पूरा प्रोसेस वही है जो मैंने अभी भी समझाया। इसमें स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। पहले स्टेप में आप देखिए कि ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, अर्थात यहाँ सिनगैमी देखने को मिल रहा है, स्पर्म और ओवा दोनों आपस में मिल रहे हैं। दूसरे स्टेप में आप देखेंगे एक्रोसोमल रिएक्शन देखने को मिल रहा है, अर्थात एक्रोसोम सीधे जोना पेलुसिडा की दीवार को डिजॉल्व कर रहा है। तीसरे में आप देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, रिसेप्टर्स जो हैं, दोनों के रिसेप्टर्स, स्पर्म के रिसेप्टर्स और ओवा के रिसेप्टर्स दोनों आपस में बाइंड हो रहे हैं।
है ना। और इसके बाद फिर क्या रहे, अगले स्टेप में आप देख रहे हैं ये दोनों के प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में मिलते हैं, है ना। और फिर स्पर्म का जो हेड पार्ट है बच्चों वो सीधे एंट्री कर जा रहा है और दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूजन करते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। और जैसे फर्टिलाइजेशन पूरा हो जाता है वैसे तुरंत क्या बन जाता है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाता है जो पॉलीस्पर्मिया की कंडीशन को रोक देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको सटीक कोई क्वेश्चन पूछता है कि पॉलीस्पर्मिया की जो प्रोसेस होती है पॉलीस्पर्मिया नहीं हो पाता है, अर्थात एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद दोबारा स्पर्म कोई एंट्री नहीं ले पाता ओवम के अंदर, क्यों, तो आंसर जो होगा वो क्यों, फॉर्मेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। क्योंकि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाता है इसलिए पॉलीस्पर्मिया नहीं हो पाता है, दूसरा स्पर्म एंट्री नहीं ले पाता। इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन दिस इज ट्रू। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में क्या सत्य है? पहला है द एंट्री ऑफ स्पर्म एक्टिवेट द एग फॉर कंप्लीटिंग मियोसिस। दूसरा है ओनली वन स्पर्म रीचेस द एग एंड इंटर्स इट। तीसरा है ओनली द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म इंटर्स द एग। और चौथा है टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूज एंड इमीडिएटली डिवाइड्स टू प्रोड्यूस टू न्यूक्लियाई विच आर अगेन हैप्लॉइड। तो आप समझिए बच्चों कि इसमें कौन सा क्वेश्चन सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो आंसर नंबर ए सही होगा। द एंट्री ऑफ स्पर्म एक्टिवेट द एग फॉर कंप्लीटिंग मियोसिस। जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही स्पर्म ओवा के साथ कांटेक्ट करते हैं दोनों में फ्यूजन होता है बच्चों, और जैसे ही स्पर्म एंट्री करेगा ओवम के अंदर वैसे ही जो मेटाफेज में अरेस्ट हुआ मियोसिस का सेकेंड फेज होता है वो वहाँ कंप्लीट हो जाता है ना। आप इस फिगर के माध्यम से समझिए। यहाँ देखिए सेकेंडरी ओसाइट्स है। सेकेंडरी ओसाइट्स से जैसे सेकेंडरी ओसाइट्स बनता है उसे तुरंत क्या बनती है, फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। और सेकेंडरी ओसाइट्स के बाद यही सेकेंडरी ओसाइट्स बच्चों सेकेंडरी ओसाइट्स बन जाती है, अर्थात यहाँ फर्स्ट मियोसिस की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। सेकेंडरी ओसाइट्स के बाद माइटोसिस सेकेंड में, अर्थात कुल मिला के मियोसिस सेकेंड की प्रक्रिया मेटाफेज में आकर अरेस्ट हो जाती है। क्यों अरेस्ट हो जाती है? क्योंकि यहाँ दो टर्म एंड कंडीशन है। टर्म एंड कंडीशन क्या है? बात यह है कि जब तक स्पर्म ओवा दोनों आपस में मिलेंगे नहीं तब तक सेकेंड मियोसिस की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ दो शर्तें हैं। ओवम के पास है साइटोप्लाज्म जबकि स्पर्म के पास है सेंट्रियोल। तो दोनों यहाँ एक शर्त है, ओवम के पास क्या है, साइटोप्लाज्म, स्पर्म के पास क्या है, सेंट्रियोल। जब ये दोनों आपस में समझौता करके फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट करते हैं तभी यहाँ सेकेंड मियोसिस की प्रक्रिया कंप्लीट होगी, है ना। तो सेकेंडरी ओसाइट्स जब बन जाती है, फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है, तो इस समय मियोसिस फर्स्ट की प्रक्रिया एकदम कंप्लीटली कंप्लीट हो जाती है, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाती है। लेकिन यहीं सेकेंड मियोसिस की प्रक्रिया अरेस्ट हो गई है, कहाँ, मेटाफेज में। और इसलिए अरेस्ट हो गई है क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, इंतज़ार हो रहा है दोनों के मिलान का। जब तक दोनों मिलेंगे नहीं तब तक तब तक सेकेंड मियोसिस की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होती है। तो यहाँ देखिए वही कहा गया है कि सेकेंडरी ओसाइट्स बनने के बाद, क्योंकि सेकेंडरी ओसाइट्स कहाँ बनी है, ओवम के अंदर बनी है, जैसे ओवम के अंदर सेकेंडरी ओसाइट्स बन जाती है तो वहाँ ओव्यूलेशन हो जाता है। और ओव्यूलेशन होने के बाद अंडा बाहर आ जाती है, अर्थात सेकेंडरी ओसाइट्स बाहर आ जाती है। और यहाँ देखिए एंट्री ऑफ स्पर्म ट्रिगर्स कंप्लीशन ऑफ द मियोसिस सेकेंड। और जैसे ही स्पर्म इस सेकेंडरी ओसाइट्स के अंदर एंट्री करता है ये ट्रिगर के रूप में काम करता है। और किसके लिए, सेकेंड मियोसिस के लिए। अर्थात मियोसिस सेकेंड की प्रक्रिया कंप्लीट करने के लिए स्पर्म का एंटर होना बहुत ज़रूरी है और ये ट्रिगर की भांति काम करता है। और यही क्या होता है, सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है और मियोसिस सेकेंड की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। अब ये सेकेंडरी ओसाइट्स ओवम के रूप में बन जाती है ना। अर्थात जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब स्पर्म ओवम सेकेंडरी ओसाइट्स के अंदर एंट्री कर जाएगा तब ये क्या बन जाती है, ओवम बन जाती है। और यहीं जो मेटाफेज में अरेस्ट हुआ सेकेंड मियोसिस होता है वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ठीक, इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। ठीक, यही क्वेश्चन यहाँ किया गया था कि द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन दिस इज ट्रू। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, तो पहला ऑप्शन पढ़िए बहुत अच्छे से। द एंट्री ऑफ स्पर्म एक्टिवेट द एग्स फॉर कंप्लीटिंग मियोसिस।
स्पर्म का एंट्री होना, अर्थात ये एग के अंदर जब स्पर्म एंट्री करता है तो एक्टिवेट करता है किसको, सेकेंड मियोसिस की प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए। क्यों? क्योंकि स्पर्म का एंट्री होना इट इज़ अ टाइप ऑफ द ट्रिगर फॉर द कंप्लीशन ऑफ द सेकेंड मियोसिस, है ना। ये ट्रिगर के रूप में काम करता है। स्पर्म जैसे उसके साथ मिलेगा वैसे सेकेंड मियोसिस की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन रैबिट्स, ह्यूमन एंड अदर प्लेसेंटल मैमल्स फर्टिलाइजेशन अकर्स इन। रैबिट, ह्यूमन और अदर प्लेसेंटल मैमल में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ कंप्लीट होती है, कहाँ होती है ना। पहला ऑप्शन है वेजाइना, दूसरा है ओवरी, तीसरा है फैलोपियन ट्यूब और चौथा है यूट्रस। तो बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, फैलोपियन ट्यूब। तो जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है बच्चों, वो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी आइस्थमिक जंक्शन में होती है। कहाँ होती है? एम्पुलरी आइस्थमिक जंक्शन में कंप्लीट होती है। इस फिगर के माध्यम से आप जानने की कोशिश करिए। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने देख रहा है वो क्या है, ये देखिए, ये आपके सामने जो इंटरफेस हो रहा है फिगर, ये पूरा क्या है, ये यूट्रस है जिसको हम गर्भाशय कहते हैं। ये दो ओवरी आपको देखने को मिल रही है ना। और ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ये दोनों क्या है, इसको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब में एक उभरा हुआ भाग होता है बच्चों जिसको हम एम्पुलरी आइस्थमिक जंक्शन कहते हैं। जैसा कि इस फिगर में आप देखिए ये स्थान है, एक मिनट, ये देखिए अब ये स्थान है, ये यहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना। तो ये दिखा गया फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम विद द स्पर्म, अर्थात यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, एम्पुलरी आइस्थमिक जंक्शन कहते हैं। इधर से देखिए जो ओवर रिलीज होकर जाती है तो ये फिम्बरी होते हैं, ये फिम्बरी इसको पिकअप कर लेते हैं और फिर ओवम को क्या करते हैं, यहाँ तक ले आते हैं प्रोपेगेट करते हुए। और इधर से स्पर्म क्या होता है, यहाँ इसको थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं। ये देखिए एट द टाइम ऑफ द क्वाइटस, देखिए यहाँ दिया गया है कि स्पर्म डिपोजिटेड, यहाँ देखिए स्पर्म डिपोजिटेड इन द वेजाइना ड्यूरिंग क्वाइटस। क्वाइटस के समय मेल और फीमेल के जब क्वाइटस होते हैं बच्चों, तो क्वाइटस के समय जो स्पर्म होता है वो टोटल स्पर्म आकर कहाँ डिपॉजिट होता है, वेजाइना में डिपॉजिट होता है। और फिर ये स्विंग करके, क्यों? क्योंकि जो स्पर्म होता है स्पर्म मोटाइल होता है और वो स्विम करता है। कितना स्विम करता है आपको आगे बताया जाएगा, अब ये क्वेश्चन और होगा। तो ये पहले सबसे पहले क्वाइटस होने के बाद क्या होता है, स्पर्म डिपॉजिट हो जाता है कहाँ, वेजाइना में, और ये फिर स्विंग करके क्या करता है, यूट्रस में जाता है। और ये यूट्राइन वाल से क्या होता है, यूट्राइन वाल के सहारे सीधे कहाँ पहुँच जाता है, फैलोपियन ट्यूब में पहुँच जाता है। और ये फैलोपियन ट्यूब में क्या करता है बच्चों, जो ये मैंने स्थान दिखाया जिसको हम एम्पुलरी आइस्थमिक जंक्शन कहते हैं, यहाँ आके फर्टिलाइज कर जाता है ना। और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर क्या करता है बच्चों, इसमें क्लीवेज शुरू हो जाता है, 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज, 8 सेल्ड स्टेज, 32 सेल्ड स्टेज, और फिर यहाँ ब्लास्टोसिस्ट के रूप में आकर ये क्या होता है, एंडोमेट्रियम से इम्प्लांट हो जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया बच्चों कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है। कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है। इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। ठीक, तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन फीमेल मैमल्स बार्थोलिन ग्लैंड्स ओपन्स इनटू। फीमेल मैमल्स में बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ ओपन होती है। पहला है फैलोपियन ट्यूब एंड रिलीज अ सिक्रेशंस विच मेक्स स्पर्म मोटाइल। दूसरा है यूटेरस एंड रिलीज अ लुब्रिकेट फ्लूइड ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द यंग वंस। तीसरा है वेस्टिब्यूल्स एंड रिलीज अ लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स इन द वेजाइना। और चौथा है यूरिनरी ब्लैडर एंड असिस्ट इन रिलीज ऑफ यूरिन। समझिए कौन सा सही। बार्थोलिन ग्लैंड्स के विषय में पूछ रहा है कि बार्थोलिन ग्लैंड्स जो फीमेल मैमल्स में पाई जाती है वो क्या काम करती है, क्या इसका मेन रोल है। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यह वेस्टिब्यूल में खुलती है और ये एक प्रकार का लुब्रिकेटिंग फ्लूइड रिलीज करती है, जिसकी वजह से वेजाइना जो होती है बच्चों वो क्या होती है, स्लिपरी, चिकनी हो जाती है ना। तो वेस्टिब्यूल के अंदर ये खुलता है और ये एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स का सिक्रेशन करता है, जिसकी वजह से वेजाइना क्या हो जाती है, बिल्कुल चिकनी हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, जिससे क्वाइटस की प्रक्रिया बड़ी आसानी से हो सकती है ना। तो ये देखिए इस फिगर को देखिए, फिगर के माध्यम से यहाँ देखिए ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये जो दो हैं इसको हम बार्थोलिन ग्लैंड्स कहते हैं। जैसा कि आप छोटा करके देखिए, है ना, जिसको हम बल्बो वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बल्बो वेस्टिब्यूलर ग्लैंड भी इसको कहते हैं।
ये दोनों देखिए वेस्टिब्यूल्स हैं, सॉरी ये पेयर में पाए जाते हैं। और इनका जो ओपनिंग है बच्चों थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे तो ये देखिए इनका जो ओपनिंग है वो देखिए डक्ट के माध्यम से हो रहा है, देख रहे हैं ना, ये डक्ट के माध्यम से दोनों तरफ, ये डक्ट के माध्यम से हो रहा है। और ये जो डक्ट खुलती है बच्चों ये कहाँ खुलती है, देखिए ये वेस्टिब्यूल्स में खुलती है। इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल कहते हैं। तो ये वेस्टिब्यूल में इसकी ओपनिंग होती है, ये बार्थोलिन ग्लैंड्स की, जिसको हम बल्बो वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स भी कहते हैं, है ना। तो इससे जो एक सिक्रीशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूलर, उसको क्या कहते हैं, यहाँ देखिए ये दिया है, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड रिलीज करती है। और ये लुब्रिकेटिंग फ्लूइड क्या करती है, वेजाइना को स्लिपरी कर देती है, अर्थात वो स्मूथ बना देती है, जिसकी वजह से क्वाइटस की प्रक्रिया बड़े आसानी से हो सकती है। तो आप देख लीजिए, इसको रिमार्क कर लीजिए, ये क्या है, बार्थोलिन ग्लैंड है, जिसको हम बल्बो वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स कहते हैं। इसकी ओपनिंग कहाँ होती है, वेस्टिब्यूल्स में होती है, जो एक प्रकार की लुब्रिकेटिंग फ्लूइड रिलीज करती है और ये वेजाइना को क्या कर देती है, एकदम चिकना बना देती है। ठीक, इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। आइए थोड़ा सा इसके विषय में और डिटेल्स में जानते हैं। बार्थोलिन ग्लैंड्स दैट इज द बल्बो वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स आर होमोलॉगस ऑफ द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स ऑफ द मेल। जिस प्रकार से इनमें फीमेल में बार्थोलिन ग्लैंड पाया जाता है बच्चों, जिसको हम बल्बो वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक उसी प्रकार का होमोलॉगस ग्लैंड्स जो होता है मेल में भी पाया जाता है, जिसको हम काउपर्स ग्लैंड कहते हैं या उसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स कहते हैं ना। फिर कह रहा है वन पेयर्स यूजुअली ओपन्स इनटू द यूरिनोजेनिटल साइनस, अर्थात ये जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है वो संख्या में कितनी होती है, वन पेयर होती है, अर्थात 2 की संख्या में होती है। और ये कहाँ ओपन करती हैं, यूरिनोजेनिटल साइनसेस में, जिसको हम वेस्टिब्यूल्स कहते हैं, वहाँ ओपन करती है। इन प्राइमेट्स इनटू अ सॉलो वेस्टिब्यूल्स एट द ओपनिंग, अर्थात ये एक प्रकार का क्या होता है, एक सॉलो वेस्टिब्यूल्स होता है और उसी में इसकी ओपनिंग होती है, कहाँ, वेजाइना के अंदर। तो इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, वेजाइना कहते हैं। तो वेजाइना के अंदर आप देखेंगे वेस्टिब्यूल है, एक उभरा हुआ भाग है और इसी में इनकी ओपनिंग होती है ना। और ये संख्या में कितने होते हैं, पेयर में होते हैं, अर्थात 2 की संख्या में होते हैं। इनका रोल क्या होता है, ये एक प्रकार का लुब्रिकेटिंग फ्लूइड रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ये जो वेजाइना होती है बच्चों, ये क्या होती है, बिल्कुल स्लिपरी हो जाती है और जिसकी वजह से क्वाइटस की प्रक्रिया बड़े आसानी से हो सकती है। ठीक, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अर्थात ये वेस्टिब्यूल में ओपन करती है और एक प्रकार के लुब्रिकेटिंग फ्लूइड रिलीज करती है, जो वेजाइना को क्या करती है, स्लिपरी प्रदान करती है। ठीक, इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज अ माइन्यूट सेल विच सेपरेट्स फ्रॉम द एनिमल एग्स ड्यूरिंग द मैच्योरेशन इज नोन एज, एक प्रकार का माइन्यूट सेल है जो सेपरेट होती है किससे, एनिमल एग से, एट द टाइम ऑफ द मैच्योरेशन, उसको हम किस नाम से जानते हैं। अर्थात एग से ही एक छोटी सी माइन्यूट सेल रिलीज होती है, सेपरेट हो जाती है, वो कब, एट द टाइम ऑफ द मैच्योरेशन, उसको हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है प्राइमरी यूगोनिया, दूसरा है सेकेंडरी यूगोनिया, तीसरा है प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया और चौथा है पोलर बॉडीज। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पोलर बॉडी। जैसा कि आपने देखा था, इस फिगर के माध्यम से आप देख लीजिए फिर से, ये देखिए यहाँ आपको दिखाया गया है, ये देखिए ओवम से एक छोटी सी एक जो सेल निकलती है उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकंड पोलर बॉडी। तो छोटी है ना ये, इसके कंपेरेटिवली अगर हम ये देखें तो ये बहुत छोटी है। तो ये एक छोटी सी सेल, वही कह रहा है कि जो मैच्योरेशन के समय, एट द टाइम ऑफ द मैच्योरेशन, एक सेल से जो एक छोटी सी पार्ट रिलीज होती है, सेपरेट होती है, अलग होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पोलर बॉडी कहते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पोलर बॉडी कहा जाता है। ठीक, तो इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द न्यूट्रिटिव मीडियम फॉर द एजुकुलेटरी स्पर्म इज गिवन बाई, अर्थात जो एजुकुलेटेड स्पर्म होता है उसका जो न्यूट्रिटिव मीडियम होता है वो कौन देता है, कहाँ से रिलीज होता है। तो न्यूट्रिटिव मीडियम किसके लिए, एजुकुलेटरी स्पर्म के। जो एजुकुलेटेड स्पर्म है, जो क्वाइटस के बाद एजुकुलेट हो जाता है, स्खलित हो जाता है, उस स्पर्म का न्यूट्रिटिव मीडियम क्या होता है। तो पहला है फैलोपियन ट्यूब, दूसरा है यूट्राइन लाइनिंग, तीसरा है सेमाइनल फ्लूइड और चौथा है वेजाइनल फ्लूइड। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सेमाइनल फ्लूइड। सेमाइनल फ्लूइड जो होता है बच्चों, सेमाइनल वेस्किल्स से रिलीज होता है और ये सेमाइनल वेस्किल्स क्या होता है, मेल में पाया जाता है ना, जो क्या करता है, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इस फिगर के माध्यम से आप देखिए, तो ये देखिए, ये जो होता है बच्चों, ये यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिनरी ब्लैडर में जो ये आप ट्यूब देख रहे हैं, ये इसको हम यूरेटर कहते हैं। और ये यूरेटर कहाँ से, किडनी से जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है बच्चों, यहाँ किडनी है, तो इस किडनी से जो यूरिन छन के आता है वो यूरेटर के माध्यम से कहाँ चलाता है, यूरिनरी ब्लैडर में चलाता है। और यहीं आप देखेंगे यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ देखेंगे
यूरिनरी ब्लैडर अर्थात यूरिन और स्पर्म का, यहाँ देखिए ये टेस्टिस है, टेस्टिस से ये वॉश डिफरेंस जा रहा है और इसका ओपनिंग कहाँ हो रहा है, देखिए बिल्कुल ब्लैडर के पास में ही हो रहा है। और यहाँ एक क्वेश्चन जो पूछा गया, पहले इसको आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये है कि न्यूट्रिटिव कौन होता है, न्यूट्रिटिव मीडियम कौन होता है स्पर्म के लिए, जो एजुकुलेटेड स्पर्म होता है उसका न्यूट्रिटिव मीडियम क्या है। तो उसका न्यूट्रिटिव मीडियम जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेमाइनल फ्लूइड। और ये सेमाइनल फ्लूइड जो होता है सेमाइनल वेसिकल से रिलीज, ये जो देख रहे हैं छोटा सा ग्लैंड्स, इसको हम क्या कहते हैं, सेमाइनल वेसिकल्स कहते हैं। और यही सेमाइनल वेसिकल्स स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ना। आप इसको देख लीजिए, इसको क्या कहते हैं, सेमाइनल वेसिकल्स कहते हैं, सेमाइनल वेसिकल्स कहते हैं। और यहाँ से जो फ्लूइड निकलता है उसका नाम होता है सेमाइनल फ्लूइड, जो क्या करता है, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और ये स्पर्म और यूरिन दोनों की ओपनिंग बच्चों एक ही पाथवे से हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक, इसीलिए ह्यूमन मेल को, जो ह्यूमन मेल का जो सिस्टम होता है उसको हम यूरिनोजेनाइटल सिस्टम कहते हैं, क्योंकि यूरिन और स्पर्म दोनों एक ही पाथवे से, एक ही रास्ते से रिलीज होते हैं, एक ही रास्ते से बाहर निकलते हैं, जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। जबकि ह्यूमन फीमेल में दोनों के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं ना, अर्थात यूरिन के लिए अलग होता है और रिप्रोडक्शन के लिए अर्थात प्रजनन के लिए अलग होता है। तो उनको हम यूरिनोजेनाइटल सिस्टम नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ ह्यूमन मेल में यूरिनोजेनाइटल सिस्टम कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों की ओपनिंग एक ही जगह से होती है, जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक, इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा गया था, क्वेश्चन ये था कि स्पर्म के लिए जो ये न्यूट्रिटिव मीडियम होता है वो कौन प्रोवाइड करता है, तो उसको सेमाइनल वेसिकल्स प्रोवाइड करता है। सेमाइनल वेसिकल्स से जो फ्लूइड निकलता है उसको हम सेमाइनल फ्लूइड कहते हैं, विच प्रोवाइड द न्यूट्रिशंस फॉर द एजुकुलेटेड स्पर्म, है ना। इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा बच्चों, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, सेमाइनल फ्लूइड कहेंगे। ठीक, इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दिस हेल्प इन द पेनिट्रेशन ऑफ द एग बाय द स्पर्म, दिस हेल्प इन द पेनिट्रेशन ऑफ द एग बाय द स्पर्म, अर्थात स्पर्म के द्वारा जो एग में जो पेनिट्रेशन होता है, अर्थात एग में जो पेनिट्रेशन होता है स्पर्म के द्वारा, वो कैसे होता है, अर्थात स्पर्म वो कौन सा चीज़ है जो एग को पेनिट्रेट कर रहा है ना। क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिस हेल्प इन द पेनिट्रेशन ऑफ द एग बाय द स्पर्म, अर्थात स्पर्म के द्वारा जो एग में पेनिट्रेशन होता है उसमें वो किसके द्वारा होता है। पहला है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, दूसरा है एंटी फर्टिलाइजिन, तीसरा है स्पर्म लाइसिन और चौथा है फर्टिलाइजिन। तो सही ऑप्शन क्या है बच्चों, स्पर्म लाइसिन। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो स्पर्म होता है, स्पर्म का जो हेड पार्ट होता है, यहाँ क्या होता है, एक प्रकार का लाइटिक एंजाइम पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म लाइसिन कहते हैं, विच इज आल्सो नोन एज द हाइल्यूरोनाइडेज ना। और इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म लाइसिन कहते हैं, जो स्पर्म का जो ओवम के जोना पेलिस्टिडा को डिजॉल्व करने का काम करता है, और स्पर्म आसानी से क्या होता है, ओवम के अंदर घुस जाता है। तो कौन पेनेट्रेट करता है बच्चों, जो स्पर्म का जो हेड पार्ट होता है वो पेनेट्रेट करता है। क्यों? ड्यू टू द सिक्रेशंस ऑफ द स्पर्म लाइसिन विच इज अ टाइप ऑफ द लाइटिक एंजाइम, है ना, और इसी के द्वारा ये एंट्री कर जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, स्पर्म लाइसिन। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन अ मैमल स्पर्म मूव्स आफ्टर इजैकुलेशन एट द रेट ऑफ नियरली, ह्यूमन मेल में स्पर्म जो है मूव करता है अर्थात आफ्टर इजैकुलेशन के बाद जब स्पर्म फीमेल वेजाइना में आकर डिपॉजिट हो जाता है बच्चों, तो डिपॉजिट होने के बाद वो यूट्रस में क्या करता है, रन करता है, मूव करता है। तो वो कह रहा है कि जो मूव कर रहा है वो किस रेट से मूव कर रहा है, उसका क्या स्पीड है। पहला ऑप्शन है 2 to 4 इंच पर मिनट, दूसरा है 2 to 4 मिलीमीटर पर मिनट, तीसरा है 2 to 4 सेंटीमीटर पर मिनट, और चौथा है 2 to 4 फीट पर मिनट। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अर्थात जो स्पर्म होता है बच्चों ये मोटाइल होता है, अर्थात ये मूवमेंट करता है। तो इसका जो मूवमेंट होता है वो कितने रेट से मूव करता है, तो 2 से 4 मिलीमीटर पर मिनट के हिसाब से क्या करता है, मूव करता है। कहाँ, फीमेल वेजाइनल डक्ट में, है ना, अर्थात फीमेल का जो वेजाइना है, वेजाइना से आगे जो यूट्राइन वॉल है, यूट्राइन वॉल से वो जो सीधे फैलोपियन ट्यूब में जाता है, तो इसमें जो मूवमेंट हो रहा है वो जो रन कर रहा है वो एट द रेट ऑफ 2 to 4 मिलीमीटर पर मिनट के हिसाब से क्या करता है, वो मूव करता है। ठीक, इट इज़ ऑल अबाउट द 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्ड्स बीएससी नर्सिंग एज वेल एज द अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। बच्चों
उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। अगर बच्चों आप हमारे नए व्यूअर हों तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो नए नोटिफिकेशन है वो आपके पास तक पहुँचते रहें। बच्चों बीएससी नर्सिंग और एमएनएस से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होंगे, जो भी नोटिफिकेशंस होंगे, वो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।